फटाफट क्वेश्चन पूछिए जो आपका पेपर में था। नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला। ठीक है, हो गया। आ जाओ बेटा और बोलिए। तो चलिए पहले सी का, सेक्शन सी का थर्ड का सी। क्या लिखते हैं? आपका ये क्वेश्चन है, आपका सेक्शन था सी, क्वेश्चन नंबर है थर्ड और थर्ड का सी। कह रहा है कि आई म्यू जे रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपनी भी तो आदत यही है ना, 1 म्यू 2। भाई जैसे उसने बोला आई म्यू जे, बातें बंद करो भाई। आई म्यू जे कह रहा है कि आर आई होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हमको भी पता है कि 1 म्यू 2 का मतलब हम भी जानते हैं V1 बाई V2 होता है, और 1 म्यू 2 का मतलब हम जानते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 होता है। 1 म्यू 2 का मतलब हम जानते हैं साइन आई बाई साइन आर होता है, और 1 म्यू 2 का हम मतलब जानते हैं कि म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है। तो कह रहे हैं कि 2 म्यू 1 इंटू 3 म्यू 2 इंटू 4 म्यू 3, इसका वैल्यू निकालिए भाई। तो आपको जो भी पसंद हो उसमें ब्रेक कर दो। सबसे मेन क्या था? मेन तो ये था ना, 1 म्यू 2 का सबसे मेन क्या था? V1 बाई V2। और यहां पे 1 मतलब मीडियम 1, 2 मतलब मीडियम 2। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? V2 बाई V1। देखो यहां पे है 1 म्यू 2, तो ये पहले यहां स्पीड फिर यहां स्पीड, तो 2 म्यू 1। तो 2 म्यू 1 में पहले 2 में स्पीड और नीचे क्या लिखेंगे? 1 में स्पीड। और फिर इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? V3 बाई V2। और फिर इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? V4 बाई V3। V3 से V3 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? V4 बाई V1। ये पूरा सॉल्व होके आ गया V4 बाई V1। और V4 बाई V1 को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 4 म्यू 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। आ गया आंसर। थ्री का डी देखिए भाई, इसी 3 का डी वाला, 3 एंड डी इसका पार्ट है। ए लाइट बीम इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रीजन 1 to 5, रिफर द फिगर। तो ये रीजन 1 है, बगल में रीजन 2 है, उसके बगल में रीजन नंबर 3 है, फिर रीजन नंबर 4 है, फिर रीजन नंबर 5 है, 4 तक है। तो रीजन 1 2 3 4। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द रीजन 1 रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 है, सेकेंड वाले का N0 बाई 2 है, थर्ड वाले का N0 बाई 6 है, और फोर्थ वाले का N0 बाई 8 है। और फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा फॉर विच द बीम जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। और ये डायग्राम भी है कि लाइट ऐसे गई है, थीटा डिग्री पर डाली गई है, और फोर्थ वाले रीजन में इसने जो है मिस कर दिया है। जस्ट मिस का मतलब होता है रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री, पहले भी बताया मैंने। अगर ये कहा जाए जस्ट मिस कर दिया है इस लाइट ने, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ऐसे प्रोसेस चलते चलते जो है थीटा चाहिए। तो अब देखिए हम जो है डायग्राम बनाते हैं, रफली बनाते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये रीजन 1 और 2 का है, ये रीजन 2 और 3 का, और ये रीजन 3 और 4 का। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। आगे बढ़ने के लिए अब थोड़ा डायग्राम में ध्यान देना पड़ेगा। ये लाइट आ रही है,
थीटा डिग्री पर आई है। क्या होगा, पुराना रास्ता ये है, लाइट इसको छोड़ देगी। और आप अगर देखें तो 1 से 2 में जब जा रही है तो कैसा हुआ, डेंसर टू रेयर। देखो 1 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन नॉट, और 2 वाले का कितना है, एन नॉट बाई 2। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस होता है। तो ये लाइट अपना रास्ता छोड़ करके नए रास्ते पर चली गई। ये लाइट ने रास्ता छोड़ा और नए रास्ते पर चली गई। ये एंगल इसका जो है मान लेते हैं एक्स है। तो फर्स्ट से सेकंड में लाइट गई है और हम रूल लगा रहे हैं। कौन सा रूल लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात की जा रही है और यहां पर हमसे जो है एंगल्स की बात की जा रही है। तो हम लगाएंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो लगाया मैंने साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। आई की वैल्यू थीटा है, आर की वैल्यू एक्स है, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल एक्स है। म्यू टू मीन्स कहाँ गई, सेकेंड नंबर में गई, सेकेंड नंबर का आ रही है एन नॉट बाई 2। म्यू वन मीन्स कहाँ से आ रही थी, फर्स्ट से आ रही थी, ये एन नॉट हो गया। तो यहाँ से आया साइन थीटा बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या होगा, अब ये थर्ड से सेकंड से थर्ड में जाएगी। तो ये देखिए भैया सेकंड पर लाइट आ चुकी है, यहाँ पे नॉर्मल फिर बनाओगे, ये पुराना रास्ता है। अगर ये वाला एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब लाइट कहां से जा रही है, n नॉट बाई 2 से n नॉट बाई 6। तो कौन ज्यादा है ये, यानी फिर से मामला किसका बना, डेंसर टू रेयर। और डेंसर टू रेयर में लाइट क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलती है। ये एंगल y है। तो अब हम फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो ये आया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब जरा देखिए आई की वैल्यू क्या है, x। भाई सेकंड से थर्ड में आई का काम किसने किया, x ने। तो यहां पे हो गया x। और रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी है, y। यहां पे y आ गया। म्यू टू मीन्स कहां गई, तो सेकंड से थर्ड में, वो थर्ड में गई। थर्ड माने वो, म्यू टू मीन्स वो जहां गई। तो यहां गई है तो n नॉट बाई 6 है। और कहां से आई है, n नॉट बाई 2 से आई है। तो ये आ गया साइन x बाई साइन y इज इक्वल टू आ गया 1/3। फिर क्या हुआ, अब ये थर्ड से फोर्थ में जाएगी। तो ये रहा फोर्थ, ये y है तो ये भी y होगा। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो अब ये फोर्थ वाले मीडियम के लिए ये लिखते हैं कि बीम जस्ट मिसेज एंटरिंग द रीजन फोर्थ, यानी चौथे रीजन में जा नहीं पाई, चौथे रीजन में नहीं जा पाई। मतलब इसका ये हो गया कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो देखो भैया ये चौथा रीजन है, इधर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया। ये कई बार ये स्टेटमेंट जो है आपको ओपन करके बताया गया कि व्हेन क्वेश्चन सेज कि जस्ट मिसेस द इन दिस रीजन, जस्ट मिस द इन दिस रीजन मीन्स रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है। तो थर्ड से फोर्थ के लिए चलते हैं। अब जब थर्ड से फोर्थ के लिए चलते हैं तो फिर से लगाया फार्मूला साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। आई मीन्स थर्ड से फोर्थ के लिए आई मीन्स वाई, और रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो गया 90। म्यू टू मीन्स फोर्थ वाले का n नॉट बाई 8, म्यू वन मीन्स थर्ड वाले का n नॉट बाई 6, n नॉट बाई 6। ये थर्ड से फोर्थ है n नॉट बाई 8 और ये n नॉट बाई 6। देखते रहना भाई कहीं गलत ना हो हमसे। तो यहां से आ गया साइन y इज इक्वल टू 6/8। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमको थीटा चाहिए था, हम तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो साइन थीटा बाई एक्स, साइन एक्स बाई साइन वाई, साइन वाई इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 6/8। साइन वाई से साइन वाई कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, यहां से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 3 2 जा 2 2, 1/8। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन इनवर्स 1/8। तो प्रोसेस फॉलो करते गए और क्वेश्चन हो गया। जस्ट मिस करना मतलब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने पूछा है फिफ्थ का ए और फिफ्थ का बी। फिफ्थ का ए, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ का ए। इफ फॉर ए गिवन प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज्ड फ्रॉम 0 से 90 डिग्री, दे डिस्कस द चेंज इन डेविएशन फॉर द प्रिज्म बाय द यूजिंग ग्राफ। तो फिफ्थ का जो ए है, बहुत सही समय पे ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। प्रिज्म में अगर हम डेविएशन निकालें तो कैसे निकालते हैं? प्रिज्म में डेविएशन निकालने का तरीका होता है I1 प्लस I2 माइनस ए। ये I1 जो है ना, ये हम मैनेज करते हैं, वी मैनेज इट, वी मैनेज इट। I2 क्या होता है? अपने आप मैनेज होता है, इट सेल्फ मैनेज, इट सेल्फ मैनेज। और जो कैपिटल ए है प्रिज्म का जो एंगल है, दैट विल बी गिवन, दैट विल बी गिवन कि भाई ये प्रिज्म पकड़ो तो प्रिज्म पकड़ो, यानी प्रिज्म एंगल आपको दे दिया गया। अब ये आपके पास में प्रिज्म है भाई, और यहां पर आपने लाइट को डाल दिया I1। I1 आपके हाथ में है, I1 कितना मेंटेन करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि I1 की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की जाएगी। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि इंसिडेंट एंगल को कहां से कहां तक बदलेंगे? 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री तक बदलेंगे। तो जब I1 हम कभी 20 डिग्री रखेंगे, कभी I1 हम 30 डिग्री कर देंगे, कभी 40 डिग्री कर देंगे। हमें 0 से स्टार्ट करना है I1 को और 90 डिग्री तक ले जाना है। फिर ये R1 अपने आप मेंटेन होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। R2 अपने आप मेंटेन होगा, हम कुछ कर नहीं सकते। I2 अपने आप मेंटेन होगा, हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से अब आपको जो है I1 पे I2 कितना मिला, जो आपने I1 मेंटेन किया है, मान लेते हैं तुमने I1 मेंटेन किया है 0 डिग्री, उस समय I2 की वैल्यू क्या थी निकालो। फिर I1 बराबर है 10 डिग्री, उस समय I2 क्या है निकालो। तो यहां पर हम टेबल बना लेंगे I1 की वैल्यू और फिर I2 की वैल्यू और फिर डेविएशन की वैल्यू, ये टेबल पूरी तैयार करेंगे। I1 हम मेंटेन करेंगे, I2 अपने आप मेंटेन होगा, कैपिटल ए दिया जाएगा, डेल्टा निकल आएगा। और फिर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि हम यहां पर सीधे आपको करके दिखाएंगे क्योंकि हम कोई प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे। तो ये है आपका I1 और ये है डेविएशन। तो जब पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हैं तो टिक के साइन जैसा बनता है, टिक के साइन जैसा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी आप डेविएशन इन प्रिज्म का इंसिडेंट एंगल के साथ ग्राफ बनाओगे तो टिक वाला साइन बनेगा। ये टिक वाला साइन आपको क्या बता रहा है? ये टिक वाला साइन आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ता है, डेविएशन क्या होता है? घटता है। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब डेविएशन क्या हो जाता है? मिनिमम। जब डेविएशन मिनिमम हो जाता है और फिर आप जो है इंसिडेंट एंगल को बढ़ाना नहीं छोड़ते हो और फिर इंसिडेंट एंगल फिर बढ़ाते हो, तो डेविएशन क्या होता है? फिर से बढ़ता है। क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला कि एज इंसिडेंट एंगल इंक्रीजेज डेविएशन जो है फर्स्ट
डिक्रीज करता है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। एक तो ये सीखने को मिला। और आगे देखिए आप कैसे उस बात को समझाएं आपको, चलिए कोशिश करते हैं। हम यहां पर हैं, ध्यान देना है आप सब लोग। तो ये डेविएशन की कुछ वैल्यू रही होगी भाई, ये जहां मेरा मार्कर है वो क्या बता रहा है, डेविएशन की कुछ वैल्यू। सपोज कर लेते हैं कि डेविएशन की जो वैल्यू है ये वाली, ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का डेविएशन आपको मिला। अब हम जरा यहां से नीचे जाते हैं, तो यहां पे किसकी वैल्यू मिलेगी, I1 की। मान लेते हैं कि I1 की वैल्यू, सपोज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ समझने के लिए, मान लेते हैं कि I1 की वैल्यू है 27 डिग्री। तो 27 डिग्री के I1 पर डेविएशन कितना है, 40 डिग्री। और सामने चलते हैं, यहां से नीचे आते हैं, ये भी I1 की वैल्यू होगी, और ये I1 की वैल्यू कितनी होगी, 27 डिग्री तो होगी नहीं, कुछ और होगी। चलो मान लेते हैं कि ये 46 डिग्री है। तो आप देख सकते हो कि I1 की ये दो अलग अलग वैल्यू हैं, लेकिन डेविएशन कैसा है, सेम। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि प्रिज्म में क्या ऐसा हो सकता है कि इंसिडेंट एंगल I1 अलग अलग हो लेकिन डेविएशन कैसा हो, सेम हो, हाँ हो सकता है। और ऐसा कहीं एक जगह नहीं है, देखो कई बार ऐसा, सपोज कर लो मैं इस वैल्यू को पकड़ता हूं, ये देखो इस वैल्यू को पकड़ता हूं, ये डेविएशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मैं इसके सामने जाता हूं, नीचे आता हूं, ये I1 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और सामने जाता हूं, नीचे आता हूं, ये I1 की अलग वैल्यू रही होगी। इन दोनों I की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है, लेकिन डेविएशन कैसा है, सेम। तो क्या सीखने को मिला कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंसिडेंट एंगल अलग अलग हो लेकिन डेविएशन सेम हो, हाँ हो सकता है, ये सीखने को मिला हमसे। लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में इंसिडेंट एंगल कैसा है, यूनिक है। देखिए आप, ये आपका डेविएशन मिनिमम है, और इस मिनिमम डेविएशन में इंसिडेंट एंगल कैसा है, यूनिक है, सिंगल वैल्यू है। यानी मिनिमम डेविएशन के अलावा अगर हम बात करें, हम मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे, तो मिनिमम डेविएशन के करस्पॉन्डिंग जो I1 है वो कैसा है, यूनिक। यूनिक मतलब इकलौता। जिस समय मिनिमम डेविएशन आया है उस समय का इंसिडेंट एंगल कैसा है, सिंगल है। लेकिन इस डेविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल डबल डबल है, और अदर डेविएशन के लिए भी कैसे हैं, डबल डबल। तो अगर आपसे ये कहा जाए, या आप इसको ऐसे समझो, हमने एक प्रिज्म पहले इनको दिया, उत्कर्ष को दिया, उत्कर्ष ने उस प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन निकाला और हमें बताया कि सर ये मिनिमम डेविएशन तब आया है जब I1 की वैल्यू 40 डिग्री है। वही प्रिज्म हमने इनको दे दिया, उसी प्रिज्म को इनको दे दिया, इन्होंने मिनिमम डेविएशन निकाला, तो इनको भी जो मिनिमम डेविएशन का I1 मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इनके जैसा मिलेगा। ऐसे वही प्रिज्म बारी बारी पूरी क्लास में घुमाया गया, तो सब बच्चों के मिनिमम डेविएशन के करस्पॉन्डिंग जो I1 होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। क्लियर ये बात? तो यही सब डिस्कशन इसमें करना था, और वही सब हमने यहां पर आपको भी बताया। उसके बाद में फिर है 5 का बी वाला, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ ए मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विच अलाउ टू passes the light through it when the refracting angle of the prism is A, कैपिटल A। आपने ध्यान नहीं दिया, कह रहा है कि ये प्रिज्म जो है ये लाइट को जाने देता है, मतलब इमर्ज कर देता है। अगर ये प्रिज्म लाइट को इमर्ज कर देता है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा। याद करो, बिल्कुल प्रिज्म के लास्ट में हमने आपको बताया था कि कंडीशन फॉर द नो इमर्जेंस, याद आया? कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, जब प्रिज्म लाइट को बाहर नहीं जाने देता था तो क्या निकल के आया था, अगर कैपिटल ए ग्रेटर देन है 2 थीटा सी तो प्रिज्म लाइट को बाहर नहीं जाने देगा। और इसी का मेकअप किया था तो आया था म्यू प्रिज्म, और नीचे आया था म्यू सराउंडिंग ग्रेटर देन क्या आया था, कॉसेक ए बाई 2।
याद ही नहीं है आपको, इसी से ये बनाया था। ये जो बोर्ड पर मैंने अब लिखा है, अगर ये कंडीशन कहीं पर पास होती है तो प्रिज्म लाइट को बाहर नहीं जाने देता है। आप प्रिज्म पर लाइट गिराते तो हो, लेकिन वो सेकंड वाली सरफेस से बाहर नहीं निकलती है। तो जब ये कंडीशन आपकी जो है ये बताती है कि नो इमरजेंस होगा फॉर नो इमरजेंस, अगर ऐसा है तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट बाहर निकल रही है। अगर लाइट बाहर निकल रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग लेस देन आर इज इक्वल टू कॉसेक ए बाई 2, क्योंकि ग्रेटर में तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, तो यहां पर लाइट को बाहर निकलना है फॉर इमर्जिंग या इमरजेंस। तो इमर्जिंग होने की शर्त ये है, वापस आइए, म्यू प्रिज्म सराउंडिंग में कुछ बताया नहीं गया, एयर हो गया, ये कॉसेक ए बाई 2, ए फॉर ए है, प्रिज्म एंगल ए दिया गया है, तो यहां से म्यू प्रिज्म की वैल्यू आ गई कॉसेक ए बाई 2 और म्यू प्रिज्म की वैल्यू आ गई लेस देन कॉसेक ए बाई 2। तुम्हारे क्वेश्चन ने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो म्यू प्रिज्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। इमर्जिंग हो जाए उसके लिए म्यू प्रिज्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम मांगा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रिज्म का आर आई मैक्सिमम क्या होगा जिससे कि वो बाहर आ जाए, लाइट बाहर आ जाए, तो उस समय जो है म्यू प्रिज्म की वैल्यू ये रही होगी। फिफ्थ का भी जिसने भी पूछा क्लियर है, और बाकी लोगों को भी क्लियर है कि नहीं। फिफ्थ का भी क्या कहता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मेटल ऑफ द प्रिज्म विच अलाउ, जो जाने दे द पैसेज ऑफ द लाइट थ्रू इट व्हेन रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज कैपिटल है। तो लाइट जो है प्रिज्म पर गिरे और ये प्रिज्म उसको निकल जाने दे। ना निकलने की शर्त ये होती है, तो निकल जाने की शर्त ये होगी, और इसी से म्यू प्रिज्म की ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई, तो आपसे मैक्सिमम पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा। नाइन्थ का और वाला, सिक्स्थ का और वाला। सिक्स्थ का जो और वाला है, इफ ए प्रिज्म एंगल कैपिटल ए ऑफ ए थिन प्रिज्म इज ए वेरी स्मॉल then so that angle of the minimum deviation will be n minus 1 into a where n is the refractive index of the metal of the prism। तो भाई ये जो आपने पूछा है सिक्स्थ का और वाला कि पतले प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन की वैल्यू इतनी होगी, ये दिखाना है वहां पर। क्वेश्चन नंबर है सिक्स्थ, सेकेंड पार्ट उसका। तो मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, तो आपको बताया गया था म्यू प्रिज्म म्यू सराउंडिंग साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। और अगर बात करेंगे पतले प्रिज्म की, फॉर थिन प्रिज्म, तो पूरा का पूरा एंगल डिपार्टमेंट जो है छोटा हो जाता है। तो फॉर थिन प्रिज्म की अगर हम बात करेंगे तो I1 हुआ, R1 हुआ, R2 हुआ, I2 हुआ, कैपिटल A हुआ, डेल्टा 1 हुआ, डेल्टा 2 हुआ, डेल्टा, ये सारे के सारे बहुत छोटे होते हैं, 10 to 0 डिस्कस हो चुका है क्यों होते हैं। तो जब हमने आपको पतले प्रिज्म का आर्टिकल कराया था तो कहा था कि फिजिक्स प्रिज्म वाली वैसे ही चलती है, छोटे एंगल की मैथ लगा देना। तो ये वाला कंसेप्ट प्रिज्म में तब इस्तेमाल होता है जब प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन की बात होती है। लेकिन अब पतला प्रिज्म है और डेविएशन मिनिमम है, तो स्मॉल एंगल की मैथमेटिक्स लगा दीजिए, जहाँ पे साइन के साथ एंगल है वो एंगल हो जाएगा, साइन के साथ एंगल है एंगल हो जाएगा। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा बराबर थीटा, छोटे एंगल के केस में कॉस थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर थीटा। वही मैं लगा रहा हूं यहाँ पर कि पतले प्रिज्म का पूरा एंगल डिपार्टमेंट छोटा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो ये साइन के साथ जो ये लिखा है ये छोटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आता है डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म, नीचे म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू ए। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन में म्यू प्रिज्म क्या है, एन है, सराउंडिंग में कुछ बताया नहीं गया तो एयर हो जाएगा। ये प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ। और नाइन्थ में और वाला, नाइन्थ का जो और वाला है वो थोड़ा सा आगे की बातचीत है लेकिन जनरल नॉलेज बेस्ड है, हो जाएगा क्वेश्चन, कर लेना चाहिए आपको अभी।
9th का आर वाला ध्यान देना भैया। देखो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है एप्सिलॉन आर। इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकालने का तरीका है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाला एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे आपके पास कोई मीडियम है तो उसमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर कह सकते हो या वैक्यूम कह सकते हो। और एप्सिलॉन आर को हम कैपिटल के से भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में लिखते आए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया था। ऐसे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है म्यू आर, इसका नाम है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ऊपर वाले को आप पढ़ चुके हो, इसको हम लोग जब मैग्नेट पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकाला जाता है म्यू बाई म्यू नॉट से। म्यू का नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू नॉट का नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एयर। एयर ना लिखना चाहें तो वैक्यूम भी लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.8 10⁻⁻12 होता है, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4.2 10⁻⁷। जो ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट की एसआई वैल्यू इतनी आती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट की एसआई वैल्यू ये होती है। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल ने एक काम और किया था, लाइट स्पीड निकालने का उनका एक अलग तरीका था मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने क्या काम किया था? मैक्सवेल ने यह बताया कि अगर आपको किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परमिबिलिटी पता हो जाए तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो बराबर होता है अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। म्यू एप्सिलॉन, म्यू का नाम क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो ये बात हमको मैक्सवेल ने बताई थी। तो जैसे सपोज कर लो कि आपको ऑयल का म्यू और एप्सिलॉन पता है, तो आप जो है इस वाले फार्मूले की हेल्प से स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। जैसे सपोज कर लो कि हमको ये म्यू नॉट किसका पता है? एयर का पता है, और ये भी किसका पता है? एयर का। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? मैक्सवेल स्टाइल से। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर देखिए मैक्सवेल वाली स्टाइल से निकलेगा म्यू एयर का और एप्सिलॉन भी एयर का, और एयर का म्यू और एयर का एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। तो आगे लिखोगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जो वैल्यू मैंने लिखी है उसको रख दो यहाँ पर। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। सॉल्व करने पे आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बड़े कमाल का ये रिजल्ट मैक्सवेल ने दिया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। जब इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो क्वेश्चन कहता है कि म्यू आर एप्सिलॉन आर आर द रिलेटिव परमिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब इनका यानी कि ये दोनों लोग, इन दोनों का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कनेक्शन है ये निकालना है। तो सपोज कर लो कोई भी मीडियम आप ले लो। चलो आपने कोई मीडियम चुन लिया जो भी आपके मन में आया। तो ये जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया है इसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू है और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन है। मैंने इसके साथ में एयर को सेलेक्ट कर लिया, एयर को ले लिया। एयर की जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो म्यू नॉट है और जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो भाई मीडियम में लाइट स्पीड क्या होगी मैक्सवेल स्टाइल में? अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। और एयर में लाइट स्पीड क्या होगी? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट।
अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जाना है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया? वैसे तो 1.0003 होता है, लेकिन हम नियर अबाउट क्या लेते हैं 1। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये निकालना है मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालना है। तो हमने फंडा लगाया μ2 बाई μ1 बराबर v1 बाई v2। अब वक्त आ गया है कि हम लोग 1-2 का भी फैसला कर लें कि मीडियम 1 कौन है, मीडियम 2 कौन है। तो इसके लिए भी आपको बताया गया कि अगर आपके पास में दो मीडियम है और कुछ भी नहीं कहा जाता है कि 1 कौन है 2 कौन है, तो आपकी अपनी मर्जी चलती है, आप जिसको बोलो वो 1 बन जाएगा, दूसरा वाला 2 बन जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये 1 है और ये 2 है। तो जैसे ये फैसला किया ये 1 है और ये 2 है, तो μ2 माने दूसरे वाले का RI चाहिए, μ1 माने पहले वाले का RI 1, v1 पहले वाले में स्पीड कितनी है 1/√μ0ε0, और v2 दूसरे वाले में लाइट की स्पीड कितनी है 1/√με। इसको सॉल्व कर लो तो μ2 बराबर आ गया √μ/μ0, साथ में आ जाएगा ε/ε0, और ये μ/μ0 क्या हो गया म्यू रिलेटिव, तो ये आ गया म्यू रिलेटिव, और ε/ε0 हो गया एप्सिलॉन रिलेटिव। और इस μ2 का मतलब क्या है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आंसर लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर आया √μ/μ0 ε/ε0 μr और एप्सिलॉन r। ये रिजल्ट आ गया। तो पेपर का जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था ये तो बहुत ही बढ़िया था और आप लोगों ने पूछ करके सही काम किया। और कोई क्वेश्चन हो आपके पास? बहुत ही जबरदस्त पेपर था ये जो संडे को था। एक्चुअल इस पेपर के बाद कॉपी में आपके जो नंबर आएंगे वो वास्तव में काफ़ी हार्ड वर्क के बाद ही आएंगे। ठीक, हाँ भाई, कोई बताएगा कि गॉस फार्मूला लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे? 1/f 1/v 1/u ये गॉस फार्मूला है। m बराबर f/f प्लस u ये भी गॉस फार्मूला है। m बराबर f माइनस v/f ये भी गॉस फार्मूला है। और m बराबर होता है लेंसेज की कहानी में I/O इज इक्वल टू v/u, और इसी गॉस फार्मूले से आया था vi बराबर m² VO। vi इज ए इमेज का स्पीड और VO इज ए ऑब्जेक्ट का स्पीड। सही बात क्या है, vi इज ए इमेज का स्पीड रिलेटिव टू मिरर और VO इज ए ऑब्जेक्ट का स्पीड रिलेटिव टू मिरर। यही तो काम हुआ था और कुछ तो हुआ नहीं था। अब जरा ध्यान देना, नेक्स्ट वन क्या है? ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने लिखा कॉन्वेक्स लेंस, बोलो क्या समझोगे? इतना ही लिखा, आगे कुछ नहीं बताया। मेरे पास कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास या तो ये लेंस है या फिर ये लेंस है। हाँ, इसका नाम होना चाहिए कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, उसका नाम क्या होना चाहिए प्लेन कॉन्वेक्स। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, अगर ये ग्लास के बने हुए हैं, कांच के बने हुए हैं, तो ये एयर में एज ए कन्वर्जिंग काम करते हैं। भाई अगर कांच का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास कॉन्वेक्स लेंस या लेंसेज इन एयर बिहेव्स लाइक कन्वर्जिंग नेचर लेंस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके सामने, कन्वर्जिंग नेचर लेंस, कन्वर्जिंग नेचर लेंस। आप कैसे, तो आप जरा वो लास्ट वाली क्लास में जो नेचर का कॉन्सेप्ट था उसको देख सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट था? कॉन्वेक्स वाली फैमिली के लिए म्यू लेंस का मतलब क्या हो गया? ग्लास। कितना RI हो गया? 1.5। सराउंडिंग में क्या है? एयर। कितना RI हो गया? 1। तो ये ज़्यादा है ना, इसलिए कैसा नेचर होगा? कन्वर्जिंग। और उसी तरीके से ग्लास का बना हुआ जो कॉन्केव लेंस है,
अगर मैं कहीं पर लिखता हूं कॉनकेव लेंस तो तुम दोनों के बारे में सोचना, या तो सर इसकी बात करने वाले हैं या फिर इसके बारे में बात करने वाले हैं, दोनों के बारे में ही आप सोचना हमेशा। तो ग्लास के बने हुए जो कॉनकेव लेंसेज हैं, कॉनकेव लेंसेज इन एयर, वो किस तरीके से बिहेव्स करते हैं? बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग नेचर लेंस। वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो डाइवर्जिंग नेचर हो। और जो इंफॉर्मेशन है, जो कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज हैं, कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज, अब मैं सारे कन्वर्जिंग नेचर की बात कर रहा हूं, दुनिया में जितने भी कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज हैं, कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज कैन फॉर्म रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज भी बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं। आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं वहां पर हम लोग इमेज बना के नहीं देखते हैं। अब बड़ी क्लास हो गई हम लोगों की, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में ये काम किया हुआ है कि कन्वर्जिंग नेचर के जो लेंसेज हैं वो रियल इमेज भी बनाते हैं, वर्चुअल भी बनाते हैं। अगर इन्होंने वर्चुअल इमेज बनाया, इफ वर्चुअल इमेज फॉर देन आई को पहचानो, आई माने क्या? साइज ऑफ इमेज, ऑलवेज ग्रेटर देन ओ को पहचानो, ओ माने क्या? ऑब्जेक्ट का साइज। अगर कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज ने वर्चुअल इमेज बनाई तो वो हमेशा बड़ी सी वर्चुअल इमेज बनाते हैं, कभी छोटी वर्चुअल इमेज नहीं बनाते हैं। और अगर इन्होंने रियल इमेज बनाई, इफ रियल इमेज फॉर्म, कन्वर्जिंग नेचर को मौका मिला, उन्होंने रियल इमेज बना डाली, देन तो अगर कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज ने रियल इमेज बना डाली तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी मिलता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी मिलता है, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी मिलता है। आज की क्लास में हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये मान करके आगे बढ़ेंगे कि जो साइड में बातें लिखी जा रही हैं ये आपको अच्छे से पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जानो। इसी तरीके से जो ये डाइवर्जिंग नेचर के लेंसेज है, डाइवर्जिंग नेचर के लेंसेज जब भी मौका मिलता है तो ये किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल, वो भी छोटी सी बनाते हैं, डिमनेस बनाते हैं। ठीक है ना? तो अब आज का जो क्लास का जो काम है जरा उस पर ध्यान दें। ये हमारे पास में स्क्रीन है, तो किस लिए रही होगी? इमेज बनाने के लिए रही होगी। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि स्क्रीन पर बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती? रियल। स्क्रीन पर बनने वाली इमेज हमेशा रियल होती है। तो ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम डाल देते हैं ए बी। पहला सवाल, अगर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज, जो ऑब्जेक्ट आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर बनाना चाहते हैं तो इस्तेमाल होने वाले लेंस का नेचर क्या होगा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, या फिर कोई भी? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग या फिर कोई भी? यार स्क्रीन पर इमेज बनाना चाहते हैं, यानी स्क्रीन पर इमेज कैसी बनती है? रियल। और डाइवर्जिंग वाले लेंसेज हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल। तो हमें कौन सा लेंस लेना पड़ेगा? कन्वर्जिंग। तो यहां पर हमने कन्वर्जिंग लेंस ले लिया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपने दे दिया। अब अगला क्वेश्चन कि फिक्स ऑब्जेक्ट है और फिक्स स्क्रीन है, फिक्स ऑब्जेक्ट और फिक्स स्क्रीन के बीच में हम कन्वर्जिंग नेचर का लेंस रखते हैं, इस इरादे से रखते हैं कि स्क्रीन पर रियल इमेज बने। तो बताइए इस लेंस की कितनी डिफरेंट पोजीशंस मिलेंगी जिसके लिए ये लेंस स्क्रीन पर रियल इमेज बनाएगा? क्वेश्चन फिर से क्लियर करो। फाइंड द डिफरेंट पोजीशन ऑफ कन्वर्जिंग लेंस between fixed object
एंड फिक्स्ड स्क्रीन फॉर विच लेंस फॉर्म रियल इमेज ओवर द स्क्रीन। आपने यहां पर कन्वर्जिंग लेंस रखा और कहा कि सर यहां पे रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन गई है। हमने कहा ये बड़ी मैजिकल जगह है, इसको जरा सा नोट कर लीजिए। तो आपने कहा कि ये जगह है L1, यानी L1 जगह पर तुमने लेंस को रखा है तो स्क्रीन पर रियल इमेज बनी है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमने इस लेंस को यहां से यहां रख दिया, पता किया कि क्या स्क्रीन पर इमेज बन रही है, मान लो नहीं बन रही है, छोड़ो उसको। फिर आगे और खिसकाया, अब हमने लेंस को यहां रखा, क्या स्क्रीन पर इमेज मिल रही है, हाँ मिल रही है। लो एक जगह और आ गई L2। उसके बाद में फिर इसके बाद फिर से लेंस को शिफ्ट किया, अब लेंस को हमने यहां रखा, स्क्रीन पर इमेज आई नहीं आई, फिर और आगे शिफ्ट किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लेंस की ऐसी कितनी जगह मिलेंगी जिसके लिए स्क्रीन पर रियल इमेज बने। ऐसी लेंसेज की पोजीशंस के बारे में बात करना है। आप ऐसे भी समझ लो कि इस वाली दीवार पर ऑब्जेक्ट है और उस वाली दीवार को स्क्रीन मान लो, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है। आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, पता चला कि इमेज नहीं मिली, स्क्रीन पर इमेज नहीं मिली, छोड़ो। फिर आपने ऑब्जेक्ट को यहां लेंस को यहां रखा तो अभी भी इमेज नहीं मिली, फिर हमने लेंस को यहां रखा, इमेज मिली। नोट कर लिया जाए कि ये वो जगह है जहां पर लेंस ने इमेज दी है। फिर यहां से शिफ्ट करके यहां रखा, इमेज मिली, ये दूसरी जगह हो गई। फिर यहां से शिफ्ट करके यहां रखा, फिर से इमेज मिली, तीसरी जगह हो गई। तो आपको 3 जगह मिलेंगी या 30 मिलेंगी या 2 मिलेंगी या 5 मिलेंगी, यही सवाल है। सवाल क्लियर है ना? पूरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन वी इंट्रोड्यूस कन्वर्जिंग नेचर लेंस, then find the number of different positions for which placing lens gives real image over the screen। तो ऐसी कितनी पोजीशंस मिलेंगी? 4 मिलेंगी, 5 मिलेंगी, 7 मिलेंगी, जिसके लिए स्क्रीन पर इमेज मिले। एनीवन, कोई आइडिया? लिखिए क्वेश्चन, मैं बताता हूं। क्वेश्चन लिखिएगा। बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डैश करके स्क्रीन, बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद डैश करके स्क्रीन, बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डैश स्क्रीन, कॉमा, when we introduce converging nature lens, when we introduce converging nature lens, when we introduce converging nature lens, then find all different position of this lens, find all different position, all different position of this lens for which real images form over the screen, for which real images form over the screen, for which real images form over the screen। अब आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या आपसे कह रहा है वो। उन सारी पोजीशंस का पता लगाइए लेंस की जिसके लिए स्क्रीन पर रियल इमेजेस बनी है, और ऐसी कितनी पोजीशंस होंगी? 4 होंगी या 5 होंगी या 3 होंगी या 2 होंगी?
चलिए इसका आंसर लेते हैं। आंसर इसका क्या है? केवल 2 होंगी, 3 नहीं होंगी। तो अब इस बात को हमें प्रूफ करना है कि केवल और केवल कितनी पोजीशन होंगी? 2 से ज्यादा नहीं होंगी। तो इसको प्रूफ करना है, देखिए कैसे। ध्यान दे भाई, मान लेते हैं कि लेंस को जब हमने यहां रखा, इस जगह पर जब लेंस को रखा, कन्वर्जिंग लेंस यहां रखा गया, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो u है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो क्वेश्चन में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? फिक्स है। और स्क्रीन भी कैसा है? फिक्स है। तो जब दोनों लोग फिक्स हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या रही होगी? फिक्स रही होगी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। हम कोई और सिंबल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल D से ही ज्यादा फेमस है। तो कैपिटल D इज ए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फिक्स स्क्रीन। कैपिटल D इज ए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। दोनों एक ही चीज है भाई। अगर आपके लेंस ने रियल इमेज बनाई तो कहां बनाएगा? स्क्रीन पर ही बनाएगा। तो कैपिटल D के दो नाम है, रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी है, और कैपिटल D का नाम है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी है। और ये कैपिटल D तुमको गिवन होगा, याद रखना। क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा, क्योंकि यू हैव ए स्क्रीन फिक्स, यू हैव ए ऑब्जेक्ट फिक्स, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको दी गई है। सपोज किया है मैंने कि जब लेंस को हमने यहां रखा है तो इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बताऊं कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? उल्टी होती है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो रियल, अब जिस क्लास में आप बैठे वहां इमेज बना के नहीं दिखानी है, तो इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज स्क्रीन पर बनी होगी, उल्टी बनी होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D माइनस यू। मैंने गॉस फार्मूला लगाया, 1/f 1/v माइनस का 1/u। f फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग नेचर के जो लेंसेज होते हैं उनकी फोकल लेंथ किस में मिलती है? प्लस में। बात हो चुकी है लास्ट क्लास में, तो ये प्लस में हो गया भाई। और v माने इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस कितना है? D माइनस यू। साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलो तो ये वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। साइन कन्वेंशन भूल गए? एक बार बताइए क्या था साइन कन्वेंशन? u हो गया, v हो गया, सब कहां से स्टार्ट करते थे? लेंस से। और अगर हम लाइट के अलोंग जा रहे हैं तो प्लस, अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस। चलिए मैं थोड़ा सा वर्किंग वे दिखाता हूं। इमेज बनाने के लिए लाइट ऐसे ही तो चली होगी, बोलो। तो लेंस से चलोगे ऑब्जेक्ट की तरफ और लेंस से चलोगे इमेज की तरफ, तो देखो u कैसा आएगा? नेगेटिव। और रियल इमेज का v कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो v की वैल्यू यहां पे d माइनस यू है, जो कि प्लस है, और u की वैल्यू है माइनस में। तो ये आया 1/f d माइनस यू प्लस का u। साइन गलत तो सब गलत यार, एल ड्रा करो। एलसीएम लिया d माइनस यू और ये रहा u प्लस d माइनस यू। u से u कैंसिल हो गया, d माइनस यू साथ में u इज इक्वल टू आ गया fd। du माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू fd। थोड़ा सा रीसेटल कर लो इसको। u स्क्वायर माइनस का du और प्लस का fd इज इक्वल टू 0। अब अगर एक इक्वेशन आपके सामने ऐसी आ जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर ये इक्वेशन आपके पास आ जाए तो इसको देख करके तुम क्या फैसला करोगे कि x की दो वैल्यू मिलेंगी? क्यों भाई? देखिए जरा यहां पे u में कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। यहां पे u के साथ स्क्वायर लगा ना, तो u में कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्योंकि ये u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसको सॉल्व करने पर u की डिफरेंट कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। इसलिए यहां पर जो लेंस रखा हुआ है
इन दोनों के बीच में केवल और केवल कितनी डिफरेंट पोजीशन है? 2। अगर ये u में 3 पावर मिलता है तो इसका मतलब क्या है? 3 पोजीशन। और अगर 4 पावर मिलता है तो कितना होता है? 4। बट यहां पे कितना है? 2। प्रूफ हो गया कि केवल और केवल कितनी पोजीशन मिलती हैं? 2। सॉल्व करिए, यहां तक आइए। तो कमेंट करेंगे यहां पर, आप यहां तक पहुंचिए। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यू। सो इससे क्या पता चलता है? सो देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस। There are 2 different position for using lens. So there are 2 different position for using lens between object dash screen, for which real images form over screen. तो जो क्वेश्चन आपने किया था उसका आंसर मिल चुका है। हटाएं इसको, चलो हमसे डिस्कस करो, इसको हटाएं। अब ध्यान देना भाई, क्वेश्चन आता है कि भाई हम ऐसी कौन सी बात माने कि हमको 2 डिफरेंट पोजीशन लेंस की मिल जाए। इसी बात को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान देना, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस पर गौर करें। ये आपका ऑब्जेक्ट था जो कि फिक्स था, और ये स्क्रीन है, ये भी फिक्स है। हमने आपको कन्वर्जिंग लेंस दे दिया। पहले आपने कन्वर्जिंग लेंस यहां रखा, स्क्रीन पर इमेज आई नहीं आई। फिर कन्वर्जिंग लेंस यहां रखा, स्क्रीन पर इमेज आई नहीं आई। फिर लेंस आपने यहां रखा, स्क्रीन पर इमेज आई नहीं आई। फिर लेंस आपने यहां रखा, स्क्रीन पर इमेज आई, आ गई, एक पोजीशन मिल गई। उसके बाद में फिर आपने और ट्राई किया, स्क्रीन पर इमेज नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, स्क्रीन पर इमेज नहीं आ रही है। यानी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको केवल क्या मिल रही है? एक पोजीशन मिल रही है। जबकि हमने सीखा गया है कि 2 पोजीशन हो सकती हैं, यहां से सीखा हुआ है। तो कहां गलती हो गई है? आखिर एक पोजीशन क्यों मिल रही है? क्या गड़बड़ हो गया है? दूसरा ये भी हो सकता है, ये भी देखिए कि ऑब्जेक्ट ये है, स्क्रीन ये है। आपने शुरुआत किया, लेंस को यहां रखा, स्क्रीन पर इमेज नहीं मिली, यहां रखा, स्क्रीन पर इमेज नहीं मिली। यानी आपको कहीं पर भी स्क्रीन पर इमेज नहीं मिलती दिख रही है। तो आपने शिकायत की कि हम काफी देर से ट्राई कर रहे हैं और एक भी पोजीशन ऐसी नहीं मिल रही है जिसको अगर हम देखें, जिसको हम लें और वहां पे स्क्रीन पर इमेज मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम माने तो आपको 2 पोजीशन मिल जाए? ऐसी कौन सी बात है जिसको हम माने कि आपको कोई भी पोजीशन ना मिले? और ऐसी कौन सी सिचुएशन जिसको हम माने कि आपको केवल कितनी मिल जाए? एक पोजीशन। तो वो यहां से डिस्कस होगा। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो x की दोनों वैल्यूज कैसी होंगी? x की दोनों वैल्यूज सेम होंगी। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम होगी तो x की दोनों वैल्यूज इमेजिनरी होंगी। छोटी क्लास के लिए तो अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अब हमारा इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो अब आप देखिए ध्यान से और इसको समझ लीजिए।
जो इक्वेशन आया है उस पर गौर करिए। जो इक्वेशन आया है उस पर गौर करिए। यू स्क्वायर माइनस का डी यू प्लस का एफ डी बराबर 0। तो यहां पे आप देखिए, इससे कंपेयर करते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। स्क्वायर के साथ जो था वो कैपिटल ए था, तो यू स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो ए बराबर 1 आ गया। और यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ u के साथ d है, तो b बराबर क्या हो गया माइनस डी। और c वो टर्म होता है जिसके पास x नहीं है, तो यहाँ पे c वो टर्म होगा जिसके पास u नहीं है, तो c बराबर क्या हो गया एफ डी। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u, कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। रखो भाई, b की वैल्यू क्या है माइनस का d है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है एफ डी है। ये आ गया डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4fd, d से d कैंसिल हो गया, d ग्रेटर देन 4f। कंडीशन आपके सामने आ गई। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है और ये कैपिटल डी है। अगर कैपिटल डी की वैल्यू 4f से बड़ी होगी, जहां पर f इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ है, अगर कैपिटल डी आपका 4f से बड़ा है तो u की दोनों वैल्यूज कैसे ही आएंगी, अलग अलग आएंगी। चलो मैंने कहा कि लेंस को यहां रखते हैं तो रियल इमेज बनती है, तो देखो एक वैल्यू u की ये आ गई, फिर कहीं ना कहीं u की एक वैल्यू और आएगी जिसके लिए रियल इमेज मिलेगी। मान लेते हैं लेंस को यहां रखते हैं, एक वैल्यू u की ये आ गई, दोनों वैल्यूज आपको u की मिलेंगी। और अगर u की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी तो फिर आपको पोजीशन भी कितनी मिलेंगी, दो मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ u, सिंगल वैल्यू ऑफ u, फॉर सेम वैल्यू ऑफ u, तो आप लिखोगे कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से आएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। b की वैल्यू कितनी है, यहां पर b की वैल्यू माइनस का d है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है fd है। सॉल्व करोगे तो d बराबर कितना आएगा 4f। तो अगर ये स्क्रीन है और ये फिक्स ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है जो कि 4f के बराबर है, तो आप बड़ी मेहनत के बाद कोई एक पोजीशन ढूंढ लोगे। मान लेते हैं यहां पे लेंस को रखा, स्क्रीन पर इमेज मिल गई, इसके अलावा यहां पर कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी और ना ही यहां पर कोई पोजीशन मिलेगी जिसके लिए कि आपको स्क्रीन पर क्या मिले, रियल इमेज मिले। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। उस केस में कैपिटल डी लेस देन क्या आएगा 4f। और जब कैपिटल डी लेस देन 4f आएगा तो सुबह से लेके शाम तक आप ट्राई करते रहोगे, आपको कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी। बीइंग ए स्टूडेंट तुमको ये एज ए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कैसे आता है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड पर मैंने कर दिया है, लेकिन तुमको ये एज ए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब कैपिटल डी की वैल्यू 4f से ज्यादा होती है तो हमको ये वाली जगह भी मिलेगी और एक और भी जगह मिलेगी। जब कैपिटल डी की वैल्यू 4f के बराबर होगी तो आपको केवल एक ही जगह लेंस की मिलेगी, जहां पे लेंस रखोगे तो रियल इमेज बना देगा। और अगर कैपिटल डी लेस देन 4f है तो आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगी। तो जहां पर आपने अपनी बात खत्म करी है उसके आगे नोट डाल करके लिखिए उसको। If capital D greater than 4f, if capital D greater than 4f, ऐसे लिखिएगा बोर्ड पर, कैपिटल D greater than f छोटा बनेगा भैया, if capital D greater than 4f, comma, then
इंट्रोड्यूसिंग लेंस, इंट्रोड्यूसिंग कन्वर्जिंग लेंस, then introducing converging lens, introducing converging lens having two different positions, introducing converging lens having two different positions for which real images form, for which real images form, for which real images form. नेक्स्ट लाइन से, इफ कैपिटल D बराबर 4f, इफ कैपिटल D बराबर 4f, then introducing converging lens, then introducing converging lens having single position, सिंगल पे अंडरलाइन कर लेना, introducing converging lens having single position for which real image form, for which real image form. और फिर नेक्स्ट लाइन से, इफ कैपिटल D लेस देन 4f, इफ कैपिटल D लेस देन 4f, then introducing lens never form real images, introducing lens never form real images, never form को अंडरलाइन कर लेना, नेवर फॉर्म रियल इमेजेस। कैसे आया है वो मैंने बोर्ड पर आपको करके दिखाया, आप कॉपी नहीं करेंगे, हर चीज को नोट करना पॉसिबल नहीं है। इस वाले केस में दो दो पोजीशन मिलेंगी, इस वाले केस में एक ही पोजीशन मिलेगी, इसके नीचे जाओगे कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी। कैसे आता है ये आपको पता चल गया। अब एक न्यूमेरिकल करिए, बस इतनी इंफॉर्मेशन से देखो एक क्वेश्चन आपके लिए। ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए भैया, और ये फिक्स्ड स्क्रीन है। इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है। बिटवीन देम इंट्रोड्यूसिंग converging lens form real image, find focal length of using lens। find focal length of using lens। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना पहले, क्योंकि आंसर मुझे अधूरा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए आंसर। और यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कभी कभी कहेगा कि फाइंड मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ यूजिंग लेंस। फिलहाल तो अभी मैंने पूछा है केवल फोकल लेंथ ऑफ यूजिंग लेंस। देखिए आप, ऑब्जेक्ट फिक्स है, स्क्रीन फिक्स है, इसके बीच में एक लेंस जाता है। तो बताइए लेंस जाता है तो कामयाब होकर के आता है या फेल होकर के आता है? बोलो, क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ, सक्सेस होकर के आ रहा है या फेल होकर आ रहा है? साफ साफ कह रहा है कि इनके बीच में एक लेंस जाता है, रियल इमेज बना के आता है। अगर रियल इमेज बना के आया है तो कामयाब होने के लिए कैपिटल डी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 4f, और कैपिटल डी बराबर क्या होना चाहिए? 4f। ये सक्सेस की गारंटी है।
अगर कैपिटल डी लेस देन 4f होगा तो नेवर लिखा हुआ है ना तुमने, तो अगर नेवर वाली सिचुएशन नहीं आ रही है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कैपिटल डी 4f से बड़ा होगा या फिर कैपिटल डी 4f के बराबर होगा। तो आपने जैसे मैंने आपसे पूछा कि सक्सेस होकर के आ रहा है या फेल होकर के आ रहा है, आपने कहा सक्सेस होकर आ रहा है, तो कैपिटल डी 4f से बड़ा होगा और कैपिटल डी 4f के बराबर होगा। अब इसके अंदर वो छिपा हुआ है, अगर 4f से बड़ा होगा तो दो अलग अलग जगहों पर ये काम करके आएगा, रियल इमेज बना के आएगा, और अगर बराबर होगा तो केवल एक जगह पर। तो अब कैपिटल डी क्वेश्चन में कितना है 80, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 4f, लेंस का f पता नहीं है, तो यहां से f 4f लेस देन आर इज इक्वल टू 80, f लेस देन आर इज इक्वल टू 80/4 कितना आया भैया 4 2 20, यानी देखिए f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर के बराबर है और f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर से कम है। इसका मतलब आप समझो, यानी इस क्वेश्चन में जो लेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी हो सकती है 20, या और अदरवाइज 20 से क्या होगी कम। कभी कभी तो कमाल हो जाता है कि सेम क्वेश्चन ये रहता है, सेम क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया 7 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया ऑल। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ मैक्सिमम में 20 सेंटीमीटर हो या फिर 20 से क्या हो कम हो। तो देखो ये भी 20 से कम है, ये भी 20 से कम है और ये भी 20 से कम है, ऑल पे टिक लगा दिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहला ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में यहां पे ट्विस्ट आ जाता है, वो कहता है फाइंड मैक्स फोकल लेंथ। तो अब फोकल लेंथ मैक्स में क्या चाहिए 20, नोट कर लीजिए। केवल इतनी इंफॉर्मेशन से ये बेहतरीन क्वेश्चन बनने लगा कि फिक्स ऑब्जेक्ट और फिक्स स्क्रीन के बीच में आप जब कन्वर्जिंग लेंस ले करके उसको टेस्ट करते हो, यहां रखें तो रियल इमेज बना क्या, यहां रखें तो रियल इमेज बना, ऐसे आप टेस्टिंग करते जाते हो तो आपको सक्सेस मिला या नहीं मिला ये डिपेंड करता है कैपिटल डी के ऊपर, ये डिपेंड करता है कैपिटल डी के ऊपर। एंड देयर आर द 3 पॉसिबल कंडीशंस फॉर कैपिटल डी, जिसके लिए सक्सेस होना या ना होना डिपेंड करेगा। चलिए समझिए सब लोग, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। ये स्क्रीन है और ये फिक्स ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि लेंस पहले यहां रखा था और रियल इमेज बना दिया था इसने, फिर इसको जब शिफ्ट करके यहां से यहां रखा गया तो भी रियल इमेज बन गया। ये आपकी वो जगह है जिसके लिए सक्सेस मिली है और ये दूसरी जगह है जिसके लिए सक्सेस मिली है। तो ये होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये होगा इमेज का डिस्टेंस। जब लेंस L1 जगह पे रखा था, फिर जब वो नई जगह पर पहुंचा तो ये रहा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये रहा इमेज का डिस्टेंस। तो U1 और V1 क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, और U2 और V2 क्या है, सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। तो मैं तुमको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि फर्स्ट पोजीशन का जो U1 है और फर्स्ट पोजीशन का जो V1 है और सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस का जो U2 है और सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस का जो V2 है, ये लोग आपस में क्रॉस में बराबर होते हैं। यानी U1 की वैल्यू V2 के बराबर आती है और V1 की वैल्यू U2 के बराबर आती है। एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, समझ लीजिए, आगे इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, आप गौर से समझिए इसको, नोट नहीं करना है,
तो बोर्ड पर 100% अपना दीजिएगा। मतलब और समझ लो न्यूमेरिकल टर्म्स में, मान लेते हैं कि अगर u1 की वैल्यू 20 है और v1 की वैल्यू 80 है, तो L2 वाले केस में u2 की वैल्यू कितनी आएगी? u2 की वैल्यू आएगी 80 और v2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये होता है, ये क्रॉस कनेक्शन चलता है, यानी पहले वाले केस का जो u है वो बाद वाले केस का v बन जाता है, और पहले वाले केस का जो v है वो बाद वाले केस का क्या बन जाता है? u। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, u की दो वैल्यूज आएंगी। तो भाई अगर आपके पास इक्वेशन ये है और आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की एक वैल्यू तो ये आती है और x की दूसरी वैल्यू ये आती है। और इस वाली वैल्यू को आप चाहते हैं तो कभी x1 कह देते हैं और इस वाले को क्या बोल देते हैं? x2। कभी मन होता है तो एक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बीटा। तो चलिए भाई सॉल्व करें इसको और देखें क्या आएगा। u की वैल्यू, x की जगह पे u चलेगा, माइनस b अभी अभी देखा था कि b की वैल्यू क्या थी? माइनस d, c की वैल्यू क्या थी? fd, और a की वैल्यू क्या थी? 1। रख देते हैं यहाँ पर, तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस b प्लस बी स्क्वायर। अलर्ट रहना, 100% बोर्ड पर आप दीजिए क्योंकि आपको नोट नहीं करना है, इसलिए 2a, a माने 1 लीजिए। एक वैल्यू u की ये आ गई, ये आ गई u की एक वैल्यू, और ये यहां पर रखोगे तो सब कुछ वही रहेगा, केवल यहां पे प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। एक u की वैल्यू और आ जाएगी, d माइनस डी स्क्वायर 4fd बाई 2। ये जो u की वैल्यू आई है वो u1 है और जो ये आई है वो क्या है? u2 है। कंफर्म हो गया ये भाई। एक आपका जो है u1 के बराबर है, एक u आपका u2 के बराबर है। तो सॉल्व करने पर u की जो दो वैल्यूज आएंगी उनमें से एक u1 बनेगा, दूसरा वाला u2 बनेगा। अब देखो u1 आ गया, मैं v1 निकाल रहा हूं, तो v1 बराबर क्या होगा? d माइनस u1। बीच की दूरी तो d होती है ना, ये वाली, ये d होती है, तो v1 की वैल्यू क्या होगी? d माइनस u1। अलर्ट रहना भाई, d माइनस u1, u1 की वैल्यू ये आई है, d प्लस डी स्क्वायर 4fd बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं इसको, तो v1 बराबर आ जाएगा 2d माइनस का d, डी स्क्वायर 4fd बाई 2। देखो v1 की वैल्यू आई d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2, ये v1 आया, v1 आ गया। अब मैं v2 निकालता हूं, v2 कैसे निकलेगा? d माइनस u2। v2 कैसे मिलेगा? d से u2 कर दे माइनस, d माइनस u2, तो d u2 की वैल्यू कितनी है? ये है d माइनस डी स्क्वायर 4fd बाई 2। एलसीएम ले लिया, 2d माइनस d प्लस डी स्क्वायर 4fd बाई 2। v2 बराबर आ गया d प्लस डी स्क्वायर 4fd बाई 2। नाउ चेक द रिजल्ट। ये जो v2 की वैल्यू आई है, ये देखो u1 के क्या है? बराबर है। ये क्या लिखा है? d, यहां पे d प्लस है, ब्रैकेट में अंडरवुड में जो चीज है वही सेम है। तो यानी ये वाली पूरी वैल्यू किसके बराबर है? u1 के, और ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है? u2 के। प्रूफ हो गया। और इसलिए आगे जब भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो आप पहले वाले केस में u अगर 20 है और v पहले वाले केस में 80 है, तो अगले वाले केस में जो ये v है वो क्या बनेगा? u, और जो u है वो क्या बनेगा? v। क्लियर है बात? अब जब ये बात आपको पता चल गई
तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान दें। ये क्लियर हो गया सभी को ना? याद रखना, ये आगे जाकर के बड़े काम का रिजल्ट रहेगा। मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, उसको भी ध्यान देना। ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है ए बी। बड़ी मेहनत के बाद लेंस जब यहां पहुंचा, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहां बना, ए डैश बी डैश। जो ये रियल इमेज बना, मैंने उसका साइज देखा, इस बनने वाली इमेज का साइज क्या है। तो मान लेते हैं कि बनने वाली इमेज का साइज है I1 और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज है O, और जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज U, और जो इमेज डिस्टेंस है ये V है। देखिए ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, उसको शिफ्ट नहीं करना, ऑब्जेक्ट तो फिक्स रहेगा। स्क्रीन अपनी जगह पर रहेगा, उसको भी शिफ्ट नहीं करना, स्क्रीन अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन जो ये लेंस था ये अब अपनी जगह से हट गया है, ये नई जगह ढूंढने गया है ना, इसलिए अब यहां से हट गया। क्रॉस का मतलब समझिएगा कि अब ये लेंस यहां नहीं है, जो पहले यहां था अब नहीं है, तो ये नई जगह पर पहुंचा। जब ये नई जगह पर पहुंचा, मान लेते हैं जब ये यहां पहुंचा, जब ये कन्वर्जिंग लेंस यहां पहुंचा, तो इसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज फिर से बन रही थी। अब जो रियल इमेज बन रही थी उसका नाम है A डबल डैश और B डबल डैश। अब जो रियल इमेज बन रही है उसका साइज है I2, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वही है ना, ऑब्जेक्ट तो बदला नहीं है, तो उसका तो साइज अभी भी क्या रहा होगा, O। अब ये है लेंस की पहली पोजीशन जहां पर लेंस ने सक्सेसफुली रियल इमेज बनाया था, और ये लेंस की है दूसरी पोजीशन जहां पर उसने एक बार फिर से रियल इमेज बनाया। तीसरी पोजीशन का कोई चांस नहीं है। अब ये जो नया वाला U है ये U डैश है, और ये जो V है ये क्या है, V डैश है। ठीक, अभी अभी आप सीख चुके हो कि पहले वाले केस का जो U है वैल्यू के मामले में बराबर हो जाता है दूसरे वाले केस के V के, और पहले वाले केस का जो V है वो बराबर हो जाता है दूसरे वाले केस के U के। यानी कि वैल्यू के मामले में जो U डैश होगा वो बराबर किसके होगा, V के, और जो V डैश होगा वो बराबर किसके होगा, U के। मैं वैल्यू के मामले में तो मैंने मॉड लगा दिया। अब हम ये वाला फार्मूला लेते हैं, m बराबर I बाई O बराबर V बाई U। चेक करना भाई, क्योंकि ये जो फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है इसमें तो V और U किसमें चाहिए, साइन के साथ चाहिए। तो ये वाला फार्मूला यहां से उठाते हैं। फॉर L1 पोजीशन, जो लेंस L1 पोजीशन पे जब था उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। I माने इमेज का साइज कितना है, I1। O माने ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, O। V माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो L1 वाले केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, V, और लेंसेज में अगर रियल इमेज बनती है तो V कैसा होता है, प्लस। U माने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो L1 वाले केस में क्या है, U माइनस। तो यहां से इक्वेशन 1 आ गया। अब बात करते हैं L2 पोजीशन की। तो I माने इमेज का साइज, तो जब लेंस अपनी L2 जगह पर पहुंचा है तो जो इमेज बनाई है किस साइज की बनाई है, I2 साइज की, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वही है O साइज का, O रख दिया। और V माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो L2 वाले केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, V डैश प्लस होगा, क्योंकि रियल इमेज का लेंसेज के केस में रियल इमेज का भी कैसा था, प्लस, देखा था साइन कन्वेंशन में। U माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, U डैश, और U हमेशा नेगेटिव आता है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया
तो यहां से लेफ्ट हैंड में आया I1 बाई ओ, I2 बाई ओ, और राइट हैंड में आया V बाई यू, और इनटू में V डैश बाई यू डैश। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन सब बैलेंस हो गए, प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए आप, ये है आपका बंच कॉन्सेप्ट का। देखिए यू डैश की वैल्यू V के बराबर है, यू डैश की वैल्यू V के बराबर है, कट जाएगा, और V डैश की वैल्यू U के बराबर है, कट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा I1 I2 अपॉन में O स्क्वायर बराबर 1। लॉजिक दे दिया, क्योंकि मॉड ऑफ U डैश बराबर है मॉड ऑफ V के, और मॉड ऑफ V डैश बराबर है मॉड ऑफ U के। तो यहां से आ गया O स्क्वायर बराबर क्या, I1 I2, O बराबर आ गया रूट I1 I2। प्रूफ आता है आपके लिए कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये रिजल्ट प्रूफ करिए। O फॉर क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I1 I2 फॉर क्या है, साइज ऑफ रियल इमेजेस फॉर द टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंसेज। ठीक है ना, नोट में इसको करिए पूरा। क्या लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ यूजिंग लेंस in a displacement method. Calculate focal length of using lens. Calculate focal length of using lens in displacement method. अंडरलाइन कर दो इसको। इतनी देर से आप इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पहली बार ये नाम आपके सामने आया है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ यूजिंग लेंस इन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो क्या है कहानी डिस्प्लेसमेंट मेथड की? डिस्प्लेसमेंट मेथड की कहानी ये है कि एक स्क्रीन होगी जो कि फिक्स होगी। कहां पे फिक्स होगी? उसका नाम है ऑप्टिकल बेंच। एक ऑब्जेक्ट होगा, ये भी फिक्स होगा। ये कहां पे फिक्स होगा? उसका नाम है ऑप्टिकल बेंच। ऑब्जेक्ट भी फिक्स है, स्क्रीन भी फिक्स है, स्क्रीन भी फिक्स है। और ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी, ये कैपिटल डी आपके लिए नोन होता है। कैपिटल डी है गैप बिटवीन फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डैश स्क्रीन, कैपिटल डी। मेहनत करनी पड़ती है बिगिनिंग में। जो लेंस हमको दिया गया यहां रखा मैंने, इमेज बनी नहीं बनी, फिर बहुत जेंटल तरीके से शिफ्ट किया लेंस को, यहां रखा, इमेज बनी नहीं बनी। फिर हमने लेंस को यहां रखा, इमेज बनी, हाँ बन गई। तो जो लेंस ने सक्सेस दिखाई है उसकी इस जगह का नाम है L1 पोजीशन। ये वो जगह है जहां पर लेंस ने सक्सेसफुल इमेज बनाई है। और मान लेते हैं कि जो इमेज बनी है, दिखा भी देते हैं, उसका नाम है A डैश B डैश। थोड़ी देर पहले इसका साइज हमने I1 लिया था। फिर शिफ्ट करके लेंस को यहां ले गए, इमेज बनी नहीं बनी। फिर यहां शिफ्ट करके ले गए, इमेज बनी नहीं बनी। सपोज कर लेते हैं जब लेंस यहां पहुंचा, इस जगह का नाम है L2 पोजीशन। L2 पोजीशन पर लेंस ने सक्सेसफुली इमेज बना दी है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है सेट करना है दोनों को ही मुझे। तो लीजिए अब की बार A डबल डैश और B डबल डैश। A डैश B डैश फॉर द L1 है, और A डबल डैश B डबल डैश फॉर द L2 है। L1 L2 के अलावा बाकी और जगहों पर हम लेंस को रख रहे हैं, लेकिन हमको सक्सेस नहीं मिल रही है। बताइए A डबल डैश B डबल डैश ये प्रैक्टिकल करते समय आपको कभी एक साथ मिलेगा? A डैश B डैश और A डबल डैश B डबल डैश आपको एक बार में एक ही तो मिलेगा ना भाई। या तो आपका लेंस L1 पर होगा या फिर दोनों पर एक साथ तो कभी हो नहीं सकता। एंड दैट इज वाई आपको ये पता होना चाहिए, भले ही डायग्राम में दोनों एक साथ दिख रहे हो, लेकिन एक बार में आपको एक ही मिलेगा। ठीक, ये जो लेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ चाहिए।
L1 से लेकर के और L2 जगह तक, दैट इज कॉल्ड द स्मॉल डी। स्मॉल डी भी बड़ा फेमस पैरामीटर है। इसको कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ लेंस, शिफ्टिंग ऑफ लेंस बिटवीन द टू सक्सेसफुल पोजीशन। एक पोजीशन सक्सेसफुल से दूसरी सक्सेसफुल पोजीशन तक जितना भी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो डी है। और इस पूरे के पूरे एपिसोड में साइड में स्केल लगी रहती है, तो L1 से L2 तक कितना खिसकाया है ये बहुत आराम से आपको पता चल जाता है। कैपिटल डी भी आपको बहुत इजी वे में पता चल जाता है, यानी स्मॉल डी और कैपिटल डी प्रैक्टिकल करने पे पता चल जाते हैं। तो अब हमें चाहिए इस्तेमाल होने वाले लेंस की फोकल लेंथ चाहिए। तो ध्यान देना, नेक्स्ट वन क्या है, अब आगे कर चुके हैं आप, थोड़ा सा वैल्यू केवल चेंज करनी है। इसको आपने लिखा था U, और इसको आपने लिखा था V, L1 के लिए, सॉरी V, और इसको आपने लिखा था U डैश, और इसको आपने लिखा था V डैश। और डायग्राम बोल रहा है, आपको जरूरत नहीं कि U डैश क्या है, V डैश क्या है, U क्या है, V क्या है, सब डायग्राम में दिख रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्या मॉड ऑफ V और मॉड ऑफ U को जोड़ा जाए तो कैपिटल डी मिलेगा, मिलेगा। और आप देखें कि मॉड ऑफ U डैश से अगर माइनस कर लिया जाए U को तो क्या स्मॉल डी मिलेगा, देख लो भाई। इस U डैश से U को माइनस कर दो तो छोटा वाला D मिलेगा, मिल रहा है। ये पहली इक्वेशन हो गई। और आपको ये भी पता है ना कि मॉड ऑफ U बराबर होगा मॉड ऑफ V डैश, पहले वाले केस का, और मॉड ऑफ V बराबर होगा मॉड ऑफ U डैश, ये हम जानते हैं। तो जहां पे ये मॉड ऑफ U डैश है वहां पे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ V। तो यहां पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ V माइनस का मॉड ऑफ U बराबर हो गया स्मॉल डी, इक्वेशन नंबर 2। देखो जरा पहली इक्वेशन कैसी दिख रही है, x प्लस वाई, और ये क्या है, x माइनस वाई। दोनों इक्वेशंस को एक बार प्लस करते हैं। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे u और u कट जाएगा, क्या बनेगा, 2 मॉड ऑफ v बराबर आएगा dd। यहां से मॉड ऑफ v की वैल्यू क्या आ जाएगी, d प्लस डी बाई 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या कटेगा, v कट जाएगा, आ जाएगा u। तो मॉड ऑफ u बराबर आ जाएगा d माइनस डी। तो यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ u बराबर d माइनस डी बाई 2। गॉस का फार्मूला फिर से लगाया कि ये मानते हुए कि जो लेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ f है, जो कि पता नहीं है। तो यहां से फार्मूला आया 1/f 1/v 1/u। मैंने इस फार्मूले को यूज कर दिया फॉर L1 पोजीशन। इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं L1 पोजीशन के लिए। तो 1/f पता नहीं है f कितना है, L1 पोजीशन का v, L1 पोजीशन का v ये रहा, लेकिन ये क्या है, v की वैल्यू, और ये क्या है, u की वैल्यू। लेकिन यहां तो वैल्यू किसके साथ चलती है, साइन के साथ। तो भैया ये v की वैल्यू है, इसका साइन क्या होगा, रियल इमेज है, प्लस होगा। तो यहां पे प्लस के साथ d प्लस डी बाई 2। और u की वैल्यू, ये रही u की वैल्यू, साइन क्या होता है u का, नेगेटिव। तो ये रहा नेगेटिव d माइनस डी बाई 2। भाई आपकी दोनों इक्वेशंस 1 और 2 क्या निकालती हैं, वैल्यू निकालती हैं। लेकिन जो ये फार्मूला है वो क्या मांगता है, वैल्यू विद साइन मांगता है। साइन तो आपको अपने हिसाब से देना पड़ेगा। u का साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और लेंसेज में रियल इमेज बनती है तो v कैसा होता है, पॉजिटिव। रख दिया यहाँ पे 1/f, ये आया 2/d प्लस डी, और ये आया 2/d माइनस डी।
एलसीएम ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, इधर एलसीएम ले लिया, d प्लस डी और d माइनस डी, इधर आया d माइनस डी और ये d प्लस डी। सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए क्या निकल के आएगा, f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 4d। जब आप इस प्रैक्टिकल को कर रहे होगे तो आपको कैपिटल डी और स्मॉल डी पता होंगे। कैपिटल डी तो बहुत आसानी से पता होगा, ऑब्जेक्ट फिक्स, स्क्रीन फिक्स, स्केल उठाए ना मेजर कर लिया। स्मॉल डी थोड़ा सा एफर्ट्स करके आ जाएगा। कैपिटल डी और स्मॉल डी यहां रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, फोकल। और इसी बॉक्स को प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डीएम। डीएम का फुल फॉर्म क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। नोट कर लीजिए।